Good morning, guys. I am Deep, PhD रिसर्च स्कॉलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कंटेंट के लिए कुछ विषय या सुझाव मांगे थे, तो उसमें से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे जो सबसे ज़्यादा विषय की मांग हुई वो था यूजीसी नेट एग्ज़ाम पर। तो इस पे मुझे व्हाट्सएप पे 5-6 दोस्तों ने मैसेज किया कि आप इस पे वीडियो बनाइए, तो आज मैं इसी पे वार्तालाप करने वाला हूँ। ये मेरा दिलचस्पी का विषय भी है, क्योंकि इस विषय से संबंधित मेरा एक लंबा अनुभव रहा है। मैंने खुद इस एग्ज़ाम को 5 टाइम दिया और 5 बार मेरा 90 परसेंटाइल से एबव ही रिजल्ट रहा। मैं 2 टाइम नेट, 1 टाइम JRF, 1 टाइम सेट क्वालिफाई हूँ। और जब मेरा नेट हुआ था तो पेपर 2 में मेरा जो स्कोर था वो ऑल इंडिया रैंक 1, उस टाइम दिगंबर दुबे था इलाहाबाद से, उनसे भी 3 क्वेश्चन ऊपर था। हालांकि वो पेपर 1 में मेरे से काफ़ी आगे थे, उनका पेपर 1 में 42 क्वेश्चन था। तो चलिए बात करते हैं इस एग्ज़ाम पे। सर्वप्रथम जो सवाल आता है वो आता है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है। क्या इससे कोई सरकारी जॉब मिलती है, इससे क्वालिफाई करने के डायरेक्ट बाद मिल जाती है, या इससे कोई एबिलिटी मिलती है, किसी पद के लिए कोई योग्यता मिलती है। तो साथियों, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने से आपकी किसी भी जॉब में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। आपको इसके बाद कमीशन या कोई वाइवा फेस करना पड़ता है, जिसके बाद आपको जॉब मिल सकती है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पर आपको क्या मिलता है? सर्वप्रथम ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये एक योग्यता मिलती है। इसके बाद हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेट कमीशन ऑर्गेनाइज करता है। आप कमीशन में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है बात की ये एग्ज़ाम किस तरह का है। तो ये एक योग्यता हासिल करने का एग्ज़ाम है। हाँ, अगर आप इसमें टॉप मेरिट में होते हैं तो आप JR क्वालिफाई करते हैं। आपको PhD करने के लिए सरकार एक अच्छा खासा अमाउंट देता है कि आप PhD कर सकते हैं, एक अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। तो बात आती है कि ये एग्ज़ाम कब होता है, इसको कौन कंडक्ट करता है। आप भली भांति परिचित होंगे, ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। इसको NTA कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम किस तरह का होता है, इसमें कितने पेपर होते हैं। क्या ये एक पेपर है या 2 पेपर है या 2 से ज़्यादा है? तो इसमें मुख्य 2 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 जो कि आपके रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशन कमीशंस, इन्वायरमेंट्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कुल मिला के 10 यूनिटों से बना होता है, जिसका एक प्रॉपर सिलेबस है। आप NTA साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये 50 क्वेश्चन इस सिलेबस से आता है पेपर 1 से। तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। आपको 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो अलग से नहीं होता कि पेपर 1 सुबह होगा, पेपर 2 शाम को होगा, ऐसा नहीं है, वो इकट्ठे होता है। पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका सब्जेक्ट होता है मास्टर्स में, उससे रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन आते हैं और वो भी 2 नंबर के होते हैं। इस एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई भी अभी तक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में हो, यूजीसी नेट में भी नेगेटिव मार्किंग का हो। जो साइंस फील्ड से मास्टर करते हैं उनके लिए CSIR यूजीसी नेट होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान ऑलरेडी है। जबकि यूजीसी नेट जो आर्ट्स फील्ड में होता है, ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में होता है, उनके लिए नेगेटिव प्रावधान अभी तक नहीं है। अब बात करते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को देने के लिए कब एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत से साथियों को मैंने ये अक्सर बोलते सुना है कि अभी तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में हम एलिजिबल नहीं होंगे, सेकंड सेमेस्टर में हम एलिजिबल नहीं होंगे। इस तरह का
आपके मन में शंका रहती है, और जो नए अभ्यर्थियों के मन में इस तरह का शंका रहना स्वाभाविक सी बात है। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है, आप मास्टर करना जैसे शुरू करते हैं, आप एग्जाम को फिल कर सकते हैं। एबल एलिजिबल होने की बात आती है जहाँ तक, तो मैंने 2 टाइम दिया है, दोनों टाइम जो सर्टिफिकेट मुझे मिला है, 2 टाइम क्वालिफाई किया, दिया तो मैंने 5 टाइम है। तो सर्टिफिकेट पे क्लियर मेंशन है कि जब सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसके विद इन 2 ईयर आपके पास संबंधित सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो, आपको पात्रता की परीक्षा पात्रता मिल जाती है। तो ये उसमें क्लियर मेंशन है। इसके साथ साथ जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनका मास्टर्स में जो स्कोर इसके लिए रहता है वो 55% रहता है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको मास्टर्स जो आपकी होती है टोटली जो स्कोर उसमें होता है वो 50% होना आवश्यक है। अगर इससे कम है तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलती, भले ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। तो ये रहता है। बाकी इसको साल में 2 बार करवाया जाता है, एक जून में होता है, दूसरा दिसंबर में होता है। कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, जैसे इस बार जून वाला जून में ही हो रहा है, 21 से 30 तारीख के बीच में इसका डेट है, तो जून में हो रहा है। हालांकि हमारे टाइम एक साल में 3 बार भी हुआ था, क्योंकि एक साल में 1 बार हुआ, और जो दिसंबर वाला वो कई बार फरवरी में चला जाता है, तो उस तरह से कभी कभी 3 बार आ जाता है। मेचुअली साल में 2 बार आता है, अगर 3 बार आ रहा है तो एक साल में फिर 1 बार आएगा, इस तरह का इसका रहता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि किस तरह का एग्जाम रहता है, कितना टफ रहता है इसका लेवल। तो साथियों, लेवल तो इसका ठीक ठाक ही रहता है। इवन जब मैंने पहली बार देना शुरू किया था तो मेरा पेपर 1 तो अच्छा था, क्योंकि मेरा मैथ साइंस वगैरह में अच्छा इंटरेस्ट रहा है। हालांकि पेपर 2 में मेरे बहुत हालत ख़राब थे, और आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे पेपर 2 में अगर मुझे ये बोला जाए कि आपको कितने क्वेश्चन ढंग से आते थे, तो स्टार्टिंग में जब मैंने देखा तो मुझे शायद 100 में से 5 क्वेश्चन भी ढंग से नहीं आते थे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिविटी में बहुत कम पकड़ था, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ख़राब हो चुकी थी मेरी। तो उस वजह से मेरा पेपर 2 मतलब पकड़ नहीं थी, कभी सोचा भी नहीं था कि इस एग्ज़ाम को करेंगे। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया, तो फिर उसमें एक अच्छा स्कोर बनाया। स्टार्टिंग के 3 अटेम्प्ट में मेरा बहुत ही ख़राब स्कोर इसमें रहा था। उसके बाद बात करते हैं कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं या फैक्ट पढ़ने हैं। तो आपको जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके साथ आपको फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल का जो एक बैलेंस जिसका होगा उसको एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ आपको ये पता करना भी ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ने से भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है। मान लो आप किसी ऐसे सिलेबस में ऐसे विषय को पढ़ रहे हैं जहाँ से हर बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी संभावनाएं बहुत कम है, या ऐसा है कि मान लो 3, 4, 5 सालों से वहाँ से क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, तो आप वहाँ पे उतना ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, और जिस विषय से जिस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप बार बार पढ़ें, क्योंकि उससे हो सकता है वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही हो। पर कुछ एक विषय होते हैं जिसमें मैंने देखा कि हर बार क्वेश्चन आता है, तो ये पता कैसे करें कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के कम से कम एटलीस्ट 5-7 साल के सारे क्वेश्चन पेपरों का एनालिसिस कीजिए। वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, एनटीए की साइट पे मिल जाएंगे। उनको देखिए, फिर नोटिस कीजिए कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसके साथ एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है वो कितने डेप्थ में आ सकता है। आपको किस तरह का पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है, वरना सिलेबस कवर करते तो सभी हैं और एग्ज़ाम तो बहुत कम लोगों का होता है। आपको पता होगा कि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसमें अगर 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो हार्डली 500-1000 बंदों का नेट होता है।
और जो JRF होता है वो हार्डली 100-150 बंदों का होता है। तो वो उन्हीं लोगों का होता है जो एक स्मार्ट तरीके से प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि टॉपिक पकड़े कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा और ख़त्म हो गया, क्योंकि इतना छोटा स्तर का एग्ज़ाम भी नहीं है। आर्ट्स फील्ड में ये काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है। अगर बात करें तो UPSC PCS के बाद आर्ट्स फील्ड का एक तीसरे चौथे नंबर का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यही आता है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी सिलेक्ट करना है कि क्या आपको सिलेक्ट करना है, आपके मन में शंका होगी कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा। तो साथ ही अगर आपका जो पहले का ज्ञान है उस पर भी ये बात निर्भर करता है। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपको पहले से ही नॉलेज है, तब आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी तरह आपको मतलब ज़ीरो से शुरू करना है तो मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम 5-6 मंथ मांग लेता है। दिन में मिनिमम आप 4 to 6 आवर डेली पढ़ते हो, एक प्रॉपर वे में तैयारी करते हो, रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो 4 to 6 आवर और 5-6 मंथ की तैयारी आपको इस एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी है। तो इसमें क्रैक हो जाएगा। बाकी आप ये भी डिपेंड करता है पर्सन की किसकी कितनी क्षमता पढ़ने की है। किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। कोई थोड़ा पढ़ सकता है, किसी कोई ज़्यादा रिटेन रख सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका समय कितना लगेगा। आप जितना ज़्यादा समय देंगे आपको उतना आसानी होगा एग्ज़ाम में। और आप ये भी देख लें कि बुक्स किस प्रकार की पढ़ें। हालांकि मैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इस चैनल पे वीडियो निरंतर डालता रहूँगा UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में। पेपर 2 की खासकर इतिहास में मेरी अच्छी पकड़ है, तो इतिहास की वीडियो भी मैं डालता रहूँगा। और पेपर 1 में मैं डालता रहूँगा, क्योंकि पेपर 1 आप सभी कैंडिडेटों के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वो सेम सभी के लिए होता है। तो उसकी भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, साथ में ऐसे गाइडेंस करता रहूँगा। बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। आपको कोई डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगा, कुछ क्वेश्चन होगा, आप कमेंट में क्वेरी कीजिए। बाकी मेहनत को आपको ही खुद करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई इंजेक्शन आपको लगा दें कि एकदम से आप जी एकदम उसका मिरेकल हो जाए, आपको एकदम से सब कुछ आ गया। ऐसा कोई अल्टरनेट नहीं है। देयर इज़ नो अल्टरनेट ऑफ हार्ड वर्क। आपको प्रॉपर वे में जाना पड़ेगा। हाँ, आप थोड़ा स्मार्ट तैयारी कीजिए। मैंने देखा है कि स्मार्ट तैयारी करने से एग्ज़ाम में समय ज़्यादा लगता है। आप बताने वाला अच्छा मेंटर हो तो आप आधे समय में एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। जबकि आप अगर खुद मतलब विदाउट आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको समय ज़्यादा लग सकता है। तो ये बात है। बाकी आप पढ़ना शुरू कीजिए। जून के एग्ज़ाम के लिए तो उतना ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा। हालांकि मैं पेपर 1 के एजुकेशन कमीशन वगैरह कुछ इस तरह के विषयों पे चर्चा करूँगा, क्योंकि कल मेरे एक दोस्त ने इस पर कमेंट भी किया था, मेरे प्रिय मित्र विकास जी ने, कि आप एजुकेशन कमीशन पे वीडियो बनाइए। तो एजुकेशन कमीशन वो आपको हर जगह मतलब हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ UGC नेट में आएंगे। इसके साथ आपको टेट में आ सकते हैं, B.Ed एंट्रेंस में आ सकते हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनको पूछा जा सकता है कि कौन सा कमीशन कब आया। तो उन पे मैं वीडियो बनाऊँगा भी। बाकी आने वाले दिसंबर के लिए मैं पेपर 1 को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी ओर से, जिस तरह से मैंने खुद प्रिपरेशन किया था। मेरा पेपर 1 ऑटोमेटिक मतलब पहले से ही अच्छा था। उसमें मेरे 30-31 क्वेश्चन 50 में बन जाता था। तो ये एक अच्छा स्कोर होता है, 25+ आप जा रही हैं। खासकर ओपन वालों के लिए थोड़ा स्कोर हाई चाहिए, क्योंकि जिनका ओपन से होता है उनकी मेरिट काफ़ी हाई जाती है। तो आपको 30-35 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन पेपर 1 में लाना होता है। और दूसरी बात यह है कि आपको कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी कमांड होती है और पेपर 1 में उनकी नहीं होती, और कुछ का ऐसा कि पेपर 1 में अच्छी कमांड होती है, सब्जेक्ट में नहीं होती। आपके एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपको दोनों पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों में एक बैलेंस में पकड़ हो। ऐसा नहीं कि एक में बहुत अच्छा पकड़ हो और एक में बिल्कुल ख़राब हो। कि मैंने बहुत से दोस्तों ऐसे भी देखे हैं कि जिनका पेपर 1 इतना ख़राब है कि 10-11 क्वेश्चन लग रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो तो तभी होगा कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वरना इतना टफ उसमें भी नहीं है। अगर आपको टफ लगता है तो पहले इस थॉट को दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर 2 भी इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
रॉकेट साइंस भी इंसान करता है यार, वो कोई जानवर या कोई रोबोट थोड़ी करता है। डेवलप तो इंसानों ने किया है, भले AI आ गया हो आजकल। तो सबसे पहले ये भय निकालना जरूरी है कि ये टफ है। तो बाकी आप पकड़ बनाइए अपने सब्जेक्ट में। सभी सब्जेक्टों की डिफरेंस बुक्स होती है। किसी को अगर मान लो पता नहीं भी लग रहा है कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ूँ, तो वो मुझे मैसेज करे, कमेंट करे कि इस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी रेलिवेंट बुक रहेगी। क्योंकि मेरा लगभग आर्ट्स फील्ड के सभी सब्जेक्टों से मित्र HU में थे, और जो बहुत से नेट या JRF किए हुए हैं जिनको की बुक्स वगैरह का अच्छा पता है, तो मैं उनसे पता करके आपको बता सकता हूँ। बाकी तैयारी आपको करनी है। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप उसको ज़रूर साझा करें। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये प्रोत्साहन मुझे एक नई एनर्जी देगा, और मैं और नेक्स्ट वीडियो पे और भी दिलचस्पी के साथ और भी मेहनत के साथ बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।